स्वामी रामदेव का विवादों से नाता नया नहीं है, लेकिन जिस तरह का जन समर्थन उन्हें रामदेव वर्सेस आईएमए के डॉक्टर्स के विवाद के बारे में मिल रहा है, वो आज से पहले कभी नहीं देखा गया। ऐसा क्या है जिसके चलते अधिकतर लोग जो हैं वो रामदेव के साथ खड़े हैं, उनके पक्ष में बोल रहे हैं, उन्हें खुल के अपना समर्थन दे रहे हैं। रामदेव ने क्या वक्तव्य दिया? वे कोई व्हाट्सएप मैसेज पढ़ रहे थे या अपनी राय प्रकट कर रहे थे, इसका कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि रामदेव सार्वजनिक तौर पे माफ़ी मांगते हुए, खेद जताते हुए अपने वक्तव्य को वापस ले चुके हैं। किसी भी परिपक्व समाज में, किसी भी सभ्य समाज में एक सभ्य व्यवहार के तहत इस विवाद पे विराम लग जाना चाहिए था। लेकिन जिस तरह से एक टीवी चैनल पे जो आईएमए के डॉक्टर्स हैं वो स्वामी रामदेव का अपमान करते नजर आए, जिस तरह की उनकी भाषा थी और भाषा से अधिक जिस तरह की नफरत, जिस तरह की घृणा और जिस तरह का हे भाव जो था उनकी बॉडी लैंग्वेज से झलक रहा था, स्पष्ट था कि बात सिर्फ एक वक्तव्य की नहीं, बात उससे कहीं आगे की है। अभी आगे की बात क्या है इसके बारे में तो आगे खुलासा करूंगा ही, पर पहले ये जान लेते हैं कि क्या एलोपैथी पे कोई टीका टिप्पणी करना या एलोपैथी पे कोई राय रखना किसी पर्टिकुलर डॉक्टर का या डॉक्टर के समुदाय का या डॉक्टरों के किसी वर्ग का अपमान या उनकी मानहानि है? क्योंकि स्वामी रामदेव को जो 1000 करोड़ रुपए का नोटिस भेजा गया है, आपने बिल्कुल ठीक सुना, 1 लाख, 2 लाख, 50 लाख नहीं, पूरे 1000 करोड़ रुपए का जो नोटिस भेजा गया है वो इस मानहानि केस में भेजा गया है, जिसमें ये कहा गया है कि स्वामी रामदेव ने अपने वक्तव्य के द्वारा डॉक्टरों का अपमान किया। जहाँ तक मैंने रामदेव की स्टेटमेंट को पढ़ा या सुना है या देखा है, उन्होंने तो किसी पर्टिकुलर डॉक्टर की बात नहीं की, नहीं किसी भारत के या कहा जाए तो दुनिया के किसी भी डॉक्टर के बारे में उन्होंने कोई टीका टिप्पणी की ही नहीं। क्या रामदेव ने उन हॉस्पिटल्स के बारे में सवाल खड़े कर दिए जिन्होंने कोरोना का कोई सही और गारंटेड इलाज न होते हुए भी मरीजों से लाखों रुपए के बिल जो थे वो भरवा लिए? ऐसे भी केसेस हैं जहां पे हॉस्पिटल्स ने जो व्यक्ति मौत को प्राप्त हो चुके हैं, जिनकी मृत्यु हो चुकी है, उनके परिजनों को लाशें तक नहीं दी जब तक उनके लाखों रुपए के बिल जो थे वो नहीं चुका दिए गए। क्या स्वामी रामदेव ने डॉक्टर्स और केमिस्ट के बीच में जो कमीशन खोरी चलती है उसके बारे में पूछ लिया? या स्वामी रामदेव ने डॉक्टर्स और प्राइवेट लैब्स के बीच में जो कट मनी चलती है, जो उनके बीच में पैसों का आदान प्रदान होता है, उसके बारे में कुछ पूछ लिया? ये जो आईएमए के डॉक्टर्स की घबराहट है, तिलमिलाहट है, जो गुस्सा है, वो इसलिए है कि कहीं रामदेव के सवाल चलते चलते आगे चलकर जो फार्मा कंपनीज और डॉक्टरों के बीच में जो सांठ-गांठ है उसकी तरफ ना मुड़ जाएं। और अगर ऐसा हुआ तो कई डॉक्टर्स की लाखों नहीं बल्कि करोड़ों रुपए की जो आमदन है वो प्रभावित हो जाएगी, उस पर आंच आ जाएगी। और यही वह आगे की बात है जिसके बारे में मैंने आपको शुरू में कहा था कि मैं आपको आगे इसके बारे में खुलासा करूँगा। ये फार्मा कंपनीज और डॉक्टरों के बीच का घिनौना नेक्सस ही तो है कि जो 2 रुपये की दवाई जो है वो 200 में भी बेची जाती है। और यदि कोरोना जैसा गोल्डन पीरियड हो, कोरोना जैसा सही मौका हो, तो 2 रुपये की दवाई को 2000 में भी बेचा जा सकता है। और ये बात आज की नहीं है, इसके बारे में बड़ी बड़ी हस्तियां पहले भी खुलासा कर चुकी हैं। इवन बॉलीवुड स्टार आमिर खान इसके बारे में खुल के अपनी राय रख चुके हैं। अब हर डॉक्टर की इनकम केमिस्ट की कमीशन या प्राइवेट लैब्स की कट मनी के द्वारा ही होती हो, ऐसा ज़रूरी नहीं। वो जो ज़रूरतमंद मरीज़ होते हैं उनसे फ़ीस भी नहीं लेते, और फीस क्या लेना उनको, बल्कि दवाइयाँ अपनी तरफ से मुफ्त देते हैं। और मुझे पूरा यकीन है कि ऐसे डॉक्टर्स न सिर्फ मेरे शहर में बल्कि आपके शहर में भी होंगे, आपके गांव में भी होंगे, बल्कि पूरी दुनिया में ऐसे डॉक्टर्स हैं। ये एक सच है, ये बात हमको स्वीकार करते हैं हम इस बात को, इसके लिए हम उनका पूरा सम्मान करते हैं। अगर ये एक सच है तो एक बहुत बड़ा वर्ग डॉक्टर्स का वो भी है जिनकी मेन इनकम जो है वो केमिस्ट की कमीशन और प्राइवेट लैब्स वालों की जो कट मनी आती है उनके द्वारा होती है, और वो इनकम छोटी मोटी नहीं है, लाखों और करोड़ों में। ये भी एक सच है, और इस सच को न सिर्फ हमको स्वीकार करना चाहिए बल्कि हर डॉक्टर को स्वीकार करना चाहिए। अगर कुछ अच्छी बातें हैं तो कुछ बुरी बातें हैं, वो सब जगह होती हैं। जहाँ तक एलोपैथी का सवाल है, एलोपैथी मात्र एक चिकित्सा पद्धति है। वैसे ही जैसे आयुर्वेद एक चिकित्सा पद्धति है, नेचुरोपैथी एक चिकित्सा पद्धति है, होम्योपैथी एक चिकित्सा पद्धति है। अब कोई भी चिकित्सा पद्धति अपने आप में पूर्ण या कंप्लीट नहीं है। कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनमें एलोपैथी का कोई मुकाबला नहीं, लेकिन कुछ बीमारियां ऐसी हैं जिनमें आयुर्वेद बहुत कारगर साबित हुआ है। और
इसके बरक्स एलोपैथी में कुछ बीमारियां हैं जिनका कोई इलाज परमानेंट नहीं है। उदाहरण के लिए आप ब्लड प्रेशर देख लीजिए। आप ब्लड प्रेशर को कंट्रोल कर सकते हैं। जो आप बीपी की दवाई खाते हो उससे क्या होता है, उससे आपका ब्लड प्रेशर कंट्रोल में रहता है। पर आज तक ऐसी कोई एलोपैथी में ब्लड प्रेशर की दवा नहीं बनी कि जो आपने खा ली और आपका ब्लड प्रेशर जड़ से ख़त्म हो गया। शुगर की बीमारी भी एक ऐसी बीमारी है। आप जो भी टैबलेट शुगर के लिए लेते हैं उससे क्या होता है, उससे आपका शुगर नियंत्रण में रहता है, वो कंट्रोल में रहता है। पर आज तक कोई ऐसा वैक्सीन या ऐसी कोई दवाई नहीं बनी एलोपैथी में जिसको आपने लिया और फिर आपको ज़िंदगी भर कभी शुगर की परेशानी हो ही नहीं। और ऐसी बीमारियां एक दो नहीं है, ऐसी बीमारियों की फहरिस्त बहुत लंबी है। अगर बात करें कोरोना की, तो एलोपैथी में कोरोना को लेकर हर बार अपने पिछली बात को पलट दिया गया। पहले ये कहा गया कि हाइड्रोक्लोरोक्विन कोरोना के लिए बहुत सही है, बहुत मुफीद है। फिर यही बात रेमडेसिविर के बारे में कही गई और फिर कहा गया कि जो प्लाज्मा थेरेपी है इसका तो जवाब नहीं है, तो रामबाण है। और अब ये कहा जा रहा है कि प्लाज्मा थेरेपी भी जो है वो कोरोना के लिए फेल हो गई है, उसको भी फेल डिक्लेयर कर दिया गया। अब सवाल ये है कि पहले इन दवाइयों को और इन ट्रीटमेंट्स को बिल्कुल सही और फिर बाद में इनको नकार दिया गया, तो क्या ये इन दवाइयों को और इन ट्रीटमेंट्स को इंसानों पे, ह्यूमंस पे एक ट्रायल करने का एक बहाना था? और इस ट्रायल में, इस हिट एंड ट्रायल में जिन लोगों की जानें गई, उन जानों के लिए कौन जिम्मेवार है? और इससे गहरा और इससे ज़्यादा विचार करने वाला सवाल ये भी है कि आईएमए संस्थाओं को इतना फलने फूलने और इतना शक्तिशाली होने क्यों दिया गया कि वो आज भारत में होकर भारतीय योग और भारतीय आयुर्वेद को एक सेकंड ग्रेड सिटीजन की तरह से ट्रीट करें। आपको यहाँ ये बता दूँ कि इंडियन नेशनल कांग्रेस की तरह इंडियन मेडिकल एसोसिएशन की स्थापना जो थी वो अंग्रेज़ों के द्वारा की गई और उनका उद्देश्य अंग्रेज़ी साम्राज्य और अंग्रेज़ी सभ्यता के दूरगामी हितों की रक्षा करना था, न कि हिंदुस्तानियों की बेहतरी के लिए संस्था बनाई गई थी। आईएमए की स्थापना एलोपैथी का प्रचार प्रसार करने के लिए और एलोपैथी के साथ जो लोग जुड़े हैं उनके हितों को साधने के लिए, उनका कल्याण करने के लिए की गई थी। अब जब तक उस समय की प्रसिद्ध चिकित्सा पद्धति यानी आयुर्वेद ख़त्म ना हो जाती, न तो एलोपैथी फल फूल सकती थी और न ही एलोपैथी से जुड़े हुए लोगों का ही कल्याण हो सकता था। लिहाजा अंग्रेज़ों ने एलोपैथी को पूर्णतः वैज्ञानिक और हर मर्ज की दवा के तौर पर बताना और बढ़ाना शुरू किया और आयुर्वेद को पुरातन और अवैज्ञानिक कह के नकारना शुरू किया। अंग्रेज़ तो अंग्रेज़ थे, उन्होंने जो किया सो तो किया, मगर अफसोस इस बात का है कि आज़ादी से लेकर आज तक जो भी सरकारें हिंदुस्तान में आई, उनमें से किसी ने भी न तो दिल से आयुर्वेद को कोई सरकारी संरक्षण दिया और न ही उस तरह की उच्च स्तर की रिसर्च एंड डेवलपमेंट सुविधाएं आयुर्वेद को दी गई जैसे कि एलोपैथी को दी गई थी। आज़ादी के बाद देश में एलोपैथी को ही मुख्य चिकित्सा पद्धति के तौर पे अपनाया गया, प्रोत्साहित किया गया और एलोपैथी को लेकर के एक पूरी व्यवस्था, पूरा का पूरा तंत्र खड़ा किया गया। यदि ऐसा ही संरक्षण, ऐसा ही प्रोत्साहन, ऐसा ही जो सुविधाएं हैं वो आयुर्वेद को दी गई होती, तो आज आयुर्वेद का डंका पूरे संसार में गूंज रहा होता। और आयुर्वेद की अनदेखी शायद इसलिए भी हुई कि आज़ादी के बाद अधिकतर सरकारें जो हिंदुस्तान में रहीं वो कांग्रेस की ही रहीं और इंडियन नेशनल कांग्रेस और आईएमए दोनों के ही डीएनए में विदेशियों का हाथ छुपा है, न कि भारतीयों का। इसके अलावा क्या सवाल पूछना, टीका टिप्पणी करना, अपने राय रखना, क्या ये बेसिक राइट्स ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के अंतर्गत नहीं आता है? वैसे तो हमारे देश में आए दिन अभिव्यक्ति की आज़ादी की बात होती रहती है। हमारे देश में एक लिबरलों का एक गैंग है जो हिंदू धर्म, सभ्यता और संस्कृति के बारे में बेहुदा से बेहुदा मजाक करने वालों का बचाव इसी फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के झंडे तले करना शुरू कर देता है। पर जहाँ देश की इज़्ज़त की बात आती है, देश की सभ्यता और संस्कृति की बात आती है, वहाँ पे ये लिबरल्स का दल ऐसे गायब हो जाता है जैसे ये आजकल गायब हो चुका है। इस दल का कोई भी सदस्य अपने बिल से बाहर नहीं निकलता और ये नहीं कहता कि रामदेव का कोई राय रखना, रामदेव की कोई टीका टिप्पणी करना या रामदेव का कोई सवाल पूछना उनका भी बेसिक राइट ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है। ये बेसिक राइट ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के ही अंतर्गत आता है। ऐसा कहते हुए मुझे एक भी लिबरल जो ये गैंग है इसका एक भी सदस्य नज़र नहीं आता है। कई लोगों को ये लग सकता है कि जिस तरह से रामदेव पर FIRs दर्ज हो रही हैं, इस समय में उनका ये कथन
कि उनका बाप भी मुझे गिरफ्तार नहीं कर सकता, उनके विवादों को और बढ़ाएगा। लेकिन कानून के जानकार हमें बताते हैं कि चाहे कि रामदेव ने शालीन शब्दों का चयन न किया हो, पर कानून के प्रावधानों के मुताबिक मानहानि केस में रामदेव पर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती। उल्टे चूंकि रामदेव पर और उनकी कंपनी पर सीधे यानी डायरेक्ट आरोप लगाए गए हैं, यदि रामदेव चाहें तो उल्टा केस ठोक सकते हैं। मुझे ये समझ में नहीं आता कि आईएमए की लीडरशिप की ये कैसी अहंकार की भावना है, कैसा घमंड है, कैसा अभिमान है, कैसी ये उनको एक तरह की सुपेरियरिटी कॉम्प्लेक्स है उनके अंदर कि वे अपने सामने न तो किसी व्यक्ति को कुछ समझते हैं और न ही किसी चिकित्सा पद्धति को कुछ मानते हैं। ये पता नहीं रामदेव के प्रति उनकी गहरी घृणा है या आयुर्वेद के प्रति कटु वैर भाव, जिसके चलते आईएमए ने ब्लैक डे मनाने का फैसला किया है। यदि एलोपैथी लाइफ सेविंग ड्रग्स और सर्जरी में आगे है तो आयुर्वेद की उपयोगिता से भी इनकार नहीं किया जा सकता। हज़ारों नहीं बल्कि लाखों ऐसे लोग हैं जिन्होंने आयुर्वेद से फ़ायदा उठाया है, जिनको आयुर्वेद से लाभ पहुंचा है। मशहूर फिल्म अभिनेता अक्षय कुमार भी आयुर्वेद के मुरीद हैं, लेकिन डॉक्टर्स का एक बहुत बड़ा धड़ा है जो अपने अहम के आगे न तो किसी की कुछ सुनने के लिए तैयार है और न ही कोई बात मानने के लिए तैयार है। जबकि इस वक्त चिकित्सा जगत के आगे कई चुनौतियां हैं, चिकित्सा जगत को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। कोरोना की दूसरी लहर के बाद तीसरी लहर की चेतावनी तो दे ही दी गई है और अभी कोरोना की कोई टाइम टेस्टेड गारंटेड दवा आनी अभी बाकी है। ब्लैक फंगस, येलो फंगस, वाइट फंगस जैसी बीमारियां मानवता के ऊपर मंडरा रही हैं। थोड़ी मैच्योरिटी दिखाओ, थोड़ी संजीदगी दिखाओ और कुछ नहीं तो प्रोफेशनल एथिक्स पे ही चले जाओ। सारी दुनिया इस वक्त कोरोना से त्राहिमाम कर रही है। ब्लैक फंगस, वाइट फंगस, येलो फंगस से दुनिया में हाहाकार मचा हुआ है और आईएमए के लीडर्स जो हैं वो हम बड़े, हम महान, हमारे जैसा कोई नहीं, अपने संकुचित दायरे से ही बाहर नहीं आ रहे हैं। क्या ये समय कोरोना और दूसरी बीमारियों के साथ लड़ने का है, इन बीमारियों का, इन चुनौतियों का सामना करने के लिए साथ आने का है या अपने बड़प्पन की लड़ाई लड़ने का है? दोस्तों, स्वामी रामदेव और आईएमए के डॉक्टर्स के बीच में ये जो एक विवाद उठ खड़ा हुआ है, इसके बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, ज़रूर कमेंट बॉक्स में लिखें। और यदि आपको हमारे वीडियो अच्छा लगा है, पसंद आया है, तो इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, इसको खुद भी लाइक करें और इस चैनल को तो ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि ऐसे वीडियोज़ आपके पास सबसे पहले पहुँचें।